अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है गैसेस। क्लास जैसे आपको सामने लिखा भी नज़र आ रहा है, हमने स्टार्ट किया हुआ है काइनेटिक गैस इक्वेशन को। और काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से हम फर्स्ट टू लॉज को एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं, जो कि हमारे पास था बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। आज हम नंबर थर्ड लॉ की बात करेंगे, जो कि हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। अगेन सामने हमारे पास लिखा है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c बार स्क्वायर। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और एज अ होल यही हमारे पास है काइनेटिक गैस इक्वेशन। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से एवोगैड्रोस लॉ को हम जो है डिराइव करेंगे। तो यही हम लिख लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ बाय काइनेटिक गैस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे पास दो गैसेस हैं, और एक को हम गैस 1 का नाम दे देते हैं और दूसरी को हम गैस 2 का नाम दे देते हैं। चलें जी, ये हम लिख लेते हैं फॉर गैस 1। ए का नाम दे दें तो भी ठीक है, 1 नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, यही जो ऊपर काइनेटिक गैस इक्वेशन है, अगर हमने इसको चेंज करना हो फॉर गैस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3 m1 फॉर 1 गैस, n1 फॉर गैस 1 एंड c बार स्क्वायर 1 फॉर गैस 1। यानी कि इसमें जो m1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ गैस 1, और इसी तरह से n1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1, और c1 बार स्क्वायर इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस 1 मॉलिक्यूल्स। सेम इसी तरह से अगर हम सेकंड गैस के लिए लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर गैस 2, और ये हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन को हम लिख देंगे पी वी इज इक्वल टू 1/3 m2 c बार स्क्वायर 2। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना चाहें, यानी कि इक्वेशन जो गैस 1 के लिए है और गैस 2 के लिए है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बाय कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशंस। अच्छा जी, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 m1 n1 c बार स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 एंड c बार स्क्वायर 2। ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, दोनों साइडों पे हम देख सकते हैं हमारे पास 1/3 जो है वो सेम है, तो ये जो 1/3 होगा ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी, और ये हो जाएगी m1 n1 एंड c बार स्क्वायर 1 इज इक्वल टू m2 n2 एंड c बार स्क्वायर 2। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन को नाम दे दें, जस्ट एग्जांपल दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, इसी तरह से ये हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन को गैस 1 और गैस 2 के लिए लिख लिया। नंबर सेकंड, हमने एक और टर्म भी पढ़ी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में भी, काइनेटिक एनर्जी और जो टेम्परेचर है उसका रिलेशन, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और एवोगैड्रोस लॉ को जब भी हम स्टडी करते हैं, ये हम स्टेटमेंट में भी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ था और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा था, तभी हमने नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन जो था फाइंड किया था, जो कि असल में डायरेक्ट रिलेशन था। सो स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि टेम्परेचर सेम है तो डेफिनेटली दोनों की दोनों जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगी, यानी ke1 एंड ke2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। अगर दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज भी सेम होंगी। और काइनेटिक एनर्जी भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास होती है 1/2 m c बार स्क्वायर
अगर हमारे पास गैस 1 है तो इधर हो जाएगा m1 c⁻² 1, इसी तरह से हो जाएगा 1/2 m2 c⁻²2। स्टूडेंट्स ये हम बात कर रहे हैं गैस के 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते तो हमने m के साथ n भी लिखना था, लेकिन हम एक गैस के मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। गैस 1 का एक मॉलिक्यूल, उसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड गैस का जो मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये इस तरह से हो जाएगा। अगेन जैसे हमने इधर भी दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया था, अगर हम इनको कंपेयर करें तो दोनों साइडों पे जो सेम चीज है जो कि 1/2 है, जैसे कि इधर 1/3 था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास m1 c⁻² 1, और ये हमारे पास इक्वेशन इक्वल होगी m2 c⁻²2। स्टूडेंट्स जैसे हमने पहली इक्वेशन जो हमारे पास आई थी काइनेटिक गैस इक्वेशन से, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। लास्टली अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास फाइनली जो डेरिवेशन है, जो जस्टिफिकेशन है एवोगैड्रोस लॉ की, वो एक फाइनल इक्वेशन की मदद से आ जाएगी। यानी कि हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2, इन दो इक्वेशंस को हम फाइनली डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, बल्कि 2 को 1 के साथ डिवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 को ही 2 से जो है ना डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी हमारे पास, ये थी हमारे पास m1 और साथ में n1 c⁻² 1, और ये हमारे पास इक्वल थी, ये सामने लिखी है, ये हमारे पास थी m2 n2 एंड c⁻²2। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से हम डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड से, ये है m1 और ये था c⁻²1, और इसी तरह से राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 को राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 से, और ये है m2 एंड c⁻²2, ये हमारे पास हो गया। अगेन हमारे पास जो चीजें सेम होगी, जो कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास m1 है, ये m1 के साथ कैंसिल, c⁻² इसका और इसका ये कैंसिल हो गया। सेम इसी तरह से राइट साइड पे भी यही दो चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई फॉर्म में, ये हो जाएगी n1 इज इक्वल टू n2, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस 1 के जो हैं ये इक्वल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2, और यही हमने पढ़ा था इन द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। हमने पढ़ा था अगर हमारे पास दो गैसेस हैं या दो से ज्यादा गैसेस हैं और उनका वॉल्यूम सेम है और उनको हमने सेम टेम्परेचर जैसे कि इधर हमने लिखा और सेम प्रेशर पे रखा हुआ है, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी आपस में कांस्टेंट होंगे, वो भी आपस में सेम होंगे। सो स्टूडेंट्स ये हमने थर्ड लॉ को भी डिराइव कर दिया बाय काइनेटिक गैस इक्वेशन। अच्छा जी, अब लास्ट में हम बात करेंगे, लास्ट वन हमने लॉ पढ़ा था जो कि हमारे पास होता है एवोगैड्रोस लॉ, सॉरी ग्राहम्स लॉ। एवोगैड्रोस लॉ को हम डिराइव कर चुके हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। लास्ट पे हो जाएगा जी डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ बाय काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो कि ऊपर हमारे पास गिवन भी है। सो स्टूडेंट्स अगेन हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब एक से ज्यादा गैसेस नहीं है, हम एक ही गैस की एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इस वजह से हम अब 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो सिंपली हम वही इक्वेशन लिख लेते हैं जी, काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mn c⁻²। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। क्लास ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने सिंपली काइनेटिक गैस इक्वेशन का नाम दिया हुआ है, लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास गैस है 1 मोल के इक्वल, यानी कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर हमारे पास गैस का 1 मोल हो तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो हमारे पास n जो के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वल हो जाएगा Na के एंड A फॉर एवोगैड्रोस नंबर।
क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में, एवोगैड्रोस नंबर में, चैप्टर नंबर 1 में, कि हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ गैस हो तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो असल में एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं, जिसकी वैल्यू भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इक्वेशन काइनेटिक गैस इक्वेशन 1 मोल ऑफ गैस के लिए होगी तो n की जगह पे Na आ जाएगा, A फॉर एवोगैड्रोस। तो इक्वेशन को हम लिख लेते हैं जी दोबारा से थोड़ा सा चेंज करके, 1/3 अब ये हो जाएगा MnAc²। अच्छा जी, नंबर सेकंड हमने बात करनी है मैस की। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, 1 मोल मैस ऑफ एनी गैस, या लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकता है, यानी इन जनरल हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल मैस ऑफ सब्सटेंस हो तो उसको हम मोलर मैस का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि असल में ये कहना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास हो मैस, और मैस कितना हो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो ये असल में हमारे पास मोलर मैस होता है, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस होगा, 1 मोल मैस ऑफ एनी सब्सटेंस होगा, तो उस मैस को असल में हम मोलर मैस का नाम देते हैं, सिंपली मैस का नाम नहीं देते। तो इसमें भी स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है मैस को, और Na रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगैड्रो, जो कि असल में 1 मोल के इक्वल होता है, जैसे कि ऊपर लिखा भी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी, इस की जगह पे MnA की जगह पे कैपिटल M हम लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा मोलर मैस। तो इक्वेशन हमारे पास चेंज हो जाएगी, PV इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल MnA और साथ में C²। MnA की जगह पे तो हम अभी जो है कैपिटल M को लिखेंगे, तो ऊपर वाला हो गया, दोबारा से इसको मैं चेंज कर देता हूं, यानी 1/3 MnA की जगह पे अब आ जाएगा हमारे पास कैपिटल M। सो स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, फॉर 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स के मैस के लिए हमने कैपिटल M यानी कि मोलर मैस को लिख लिया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जिसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा जी, हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 M/V C²। और अगेन हम डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसको मैस ओवर वॉल्यूम भी कहा जा सकता है। तो ये असल में जो हमारे पास है मैस ओवर वॉल्यूम, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम DB लिख सकते हैं, जो कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन अगेन हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी कि P इज इक्वल टू 1/3 इसी तरह से, और M/V की जगह पे आ जाएगा D and C² अगेन उसी तरह से। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, यानी कि बाय रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन, अच्छा जी, C² को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा C² इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 3P/D। ये हमारे पास थोड़ी सी रीअरेंजमेंट के बाद इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, अगर हम इक्वेशन मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल रूल है, अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड को किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हम लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ C² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इसको अलग अलग ही लिख देता हूं, 3P। चले एक दफा इसको करके तो नेक्स्ट कर देते हैं, किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। यानी नेक्स्ट स्टेप में अगर हम अलग अलग स्क्वायर रूट लिखना चाहें ऑन राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3P मल्टीप्लाई द स्क्वायर रूट ऑफ 1/D। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, जिसमें जो स्क्वायर रूट ऑफ C² है, ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब हमने स्टडी किया था काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिटेल में। तो ये हमारे पास होता है।
और एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है यानी कि सी बार स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर, और आर को हम नाम देते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर इफ्यूजन, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर इफ्यूजन। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह पे आर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1/d। स्टूडेंट्स, हमने जैसे इधर कहा था कि जब हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करते हैं तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। सेम इसी तरह से जैसे जब हम बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन की, तो उसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो इधर हम लिख लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा ये जो हमारे पास वैल्यू है जिसका हमने 3p का जो हमने स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ये हमारे पास सारे का सारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी जगह पे हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी जगह पे आप साइन लिख लें तो भी ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/d। स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए, बारहा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, सेम इसी तरह से अब हमने कांस्टेंट को खत्म करना है तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, जो कि असल में हमारे पास क्या होता है, ग्राहम्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन की मदद से दो लॉज को डिराइव कर दिया। एक हमारे पास था एवोगैड्रोस लॉ और नंबर सेकंड हमारे पास था ग्राहम्स लॉ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।